हेलो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि अकाउंट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने आपके लिए पिछले 6 साल के बोर्ड पेपर्स का सॉल्यूशन बनाया है। बच्चों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़े से फिगर्स में चेंजेस हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आपके पास जो ये छुट्टियों का टाइम है उसमें ये सारे वीडियोस आप देख लीजिए और आपके अकाउंट्स के पेपर में हो सके उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करिए। ये वीडियो में हम मार्च 2022 का अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों, आपको मालूम है वो ऑब्जेक्टिव होता है और हमने ऑब्जेक्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो सीरीज बनाया हुआ है जो आपको मैं प्लेलिस्ट उसका लिंक में दे दूंगा। तो आइए चलते हैं मार्च 22 का ये सॉल्यूशन देखने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था एडमिशन ऑफ पार्टनर से। आपको रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ रखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी हो बेटा। चलिए, राम एंड श्याम वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज: क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल और जनरल रिजर्व, cash, debtor, land, stock, machinery and furniture. They admit Bharat into partnership and the terms being he shall have to bring 40,000 as his capital for 1/5 share in future profit and 20,000 as his share of goodwill. तो 40,000 कैपिटल में लाना है और 20,000 गुडविल का लाना है जो कि उसका खुद का शेयर है। ये 20,000 फर्म का गुडविल नहीं है। तो आप जब भी पढ़ें जरा ध्यान से पढ़ें कि वो जो गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर का शेयर है या पूरे फर्म का गुडविल है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको समझाता हूं। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो एक छोटा सा शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है मैं बताता हूं। देखो, एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है? तो ओल्ड रेशियो है 3:1, है ना। अब ये नए भाई साहब जो आ रहे हैं उनको कितना देना है? 1/5 देना है। तो 3+1 जो ओल्ड है वो 4 होता है और ये भाई साहब को एक हिस्सा देना है आउट ऑफ 5, यानी उसको भी जोड़ दोगे तो 5 हो जाता है, विच इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यू रेशियो बिना कुछ कैलकुलेट किए आप कह सकते हो 3:1:1। समझ आया? 3+1 पहले का जो था वो 4 हो रहा है, नया रेशियो 1/5 है, तो जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दो, 3+1+1 तो 5 हो जाता है, विच इज सेम एज डिनोमिनेटर। तो बिना वो फॉर्मूला लगाए आप निकाल सकते हो कि न्यू रेशियो जो है वो 3:1:1 है ना। एकदम अच्छा सा शॉर्टकट, ये आपको 5th एडजस्टमेंट में काम आने वाला है। चलिए, अब प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स करना है, स्टॉक अप्रिशिएट करना है, लैंड भी अप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे कैश अकाउंट में एडजस्ट करना है। क्या क्या प्रिपेयर करने बोला गया है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज हमें बनानी है। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट दिए उसके डॉट्स लगा देने हैं, ये आपको पता है और वो डॉट्स लगाने के बाद हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो फॉर्मेट बना दिया आपने P&L एडजस्टमेंट का, फिर पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का। तो अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मेरे पास है, ये सोल्यूशन है जो आपको समझा देंगे जल्दी से। ओके, चलिए, तो पहले क्या करता हूं, पहले बैलेंस शीट से एक एक चीज पिकअप करता हूं और उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में डालता हूं। तो पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल, उसमें भी कोई चेंज नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया 42,000। फिर आ जाता है कैपिटल अकाउंट, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसके क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं 1,20,000 एंड 40। उसके बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 16,000 है जिसको हम 3:1 में ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। तो 12,000 और 4,000 ये राम और श्याम को क्रेडिट किया जाए। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड पे आते हैं, कैश।
आप अगर चाहें तो कैश अकाउंट बना सकते हैं, वैसे कोई कंपल्शन नहीं है। तो हम बैलेंस शीट में हमने इधर कैश अकाउंट बनाया है क्योंकि उसमें काफी सारे चेंजेस हैं, तो इधर आ गया कैश अकाउंट 80,000। ओके, आगे सन्ड्री डेटर्स तो बैलेंस शीट में लिखेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे 64,000। फिर उसके बाद है लैंड इनर कॉलम में 32,000। उसके बाद है स्टॉक इनर कॉलम में 40। प्लांट उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख देंगे 60। उसके बाद फर्नीचर इनर कॉलम में 22। ओके, पहला एडजस्टमेंट। ही शैल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश में डेबिट करेंगे 40,000 और भरत के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 40,000। फिर वो गुडविल ला रहा है 20,000 का, तो इसका एंट्री होता है कैश टू गुडविल, तो कैश में डेबिट हो जाएगा 20,000 और ये गुडविल का जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो 3:1 में ये 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 15,000 और 5,000 ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया। एक इफेक्ट आया कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे और दूसरा अकाउंट इफेक्ट आया कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। फिर डेटर्स 5% आरडीडी क्रिएट करना है, तो 64,000 का 5% 3,200 हुआ। नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे और पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये लॉस है। स्टॉक 5% से बढ़ रहा है, तो स्टॉक है हमारा 40,000 का 5% होता है 2,000, टोटल बाहर लिखा, और ये हमारी इनकम है तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखा। फिर लैंड भी अप्रिशिएट हो रही है 20% से, 32,000 का 20% 6,400, टोटल बाहर लिखा, और ये इनकम है तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट किया। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 4,400 से डेप्रिशिएट होगा। नेट अमाउंट बाहर लिखा और पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट किया। उसके बाद ये हो गया सॉरी, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो अभी हम पीएनएल एडजस्टमेंट को बैलेंस कर देते हैं। 8,500 क्रेडिट है, अगर डेबिट से माइनस कर दिया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो है 800 रुपीज। ये 800 रुपीज हम राम और श्याम में 3:1 में बांट देंगे, 800, 600 और 200। ये हमारा प्रॉफिट है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 600 और 200। इसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें बोला गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको कैपिटल को लेकर आना है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में जैसे समझाया था कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा 3:1:1। ठीक है। अब जो भरत भाई साहब जो आए हैं नए नए, वो ऐसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखो मुझे एक हिस्सा मिल रहा है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों को, एक चॉकलेट मिल रहा है। तो भरत कह रहा है मुझे एक चॉकलेट मिल रहा है और उसके लिए अगर मैं 40,000 लेकर आया हूं तो शाम को भी एक चॉकलेट मिल रहा है, तो उसका भी कैपिटल 40,000 होना चाहिए। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, दिस वन और दिस वन, और ये 40,000 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो शाम का फिगर आएगा 40,000। फिर राम को बोला जा रहा है सर जी आप तो 3 चॉकलेट का सॉरी देखो खांसी बहुत हो गया है, फिर भी स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो एक चॉकलेट का 40,000, तो राम को बोला जा रहा है 3 चॉकलेट का कितना, तो 3 चॉकलेट का हो गया 1,20,000। तो ये जो तीनों हैं वो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है सॉरी, ये जो कैपिटल अकाउंट है 1, 20, 40 और 40, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इसका सेकंड इफेक्ट मत भूलना बेटा, इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे हो जाएगा। 1, 20, 40 और 40 टोटल कर दिया बाहर। अब क्या करना है, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे कैश अकाउंट में डालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, माइनस डेबिट करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं दोनों के, राम और श्याम के। तो एंट्री हुआ कैपिटल टू कैश, तो कैश अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद कैश अकाउंट को बैलेंस करें
और ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में 1,03,200 एंड अवर बैलेंस शीट मस्ट टैली। ओके, चलिए अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 का और करेंगे 3 के पहले। थोड़ा पॉज करके पानी पी लेते हैं बेटा, 1 मिनट वेट करो। अजय, विजय एंड संजय शेयरिंग 3:2, देयर बैलेंस शीट इज गिवन। और संजय भाई साहब रिटायर हो रहे हैं संजय लास्ट भाई साहब हैं, तो उनका रेशियो है 2/8। वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज हमें पूछी गई। तो जरा पढ़ लेते हैं सब। क्रेडिटर, रिजर्व फंड यानी कि जनरल रिजर्व, तीनों के कैपिटल बैलेंसेस, बैंक, स्टॉक, डेटर, लाइव स्टॉक मतलब कोई एनिमल जो हमने बिजनेस में यूज किया है, एंड प्लांट एंड मशीनरी। आरडीडी 10% रखना है, 300 राइट ऑफ करना है क्रेडिटर्स में से, ये हमारी इनकम होती है। गुडविल ऑफ द फर्म बोला है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म बोला है 12,000। हावेवर ओनली संजय शेयर इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। ओके, एसेट में स्टॉक, प्लांट और लाइव स्टॉक को रिवैल्यू करना है। अमाउंट पेएबल टू संजय इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, हम बैलेंस शीट से एक एक चीज पिकअप करेंगे और उसके सही जगह पे लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, वरना आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है सर। तो क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है 32,700 इन अंदर लिख दिया। रिजर्व फंड, ये जो तीनों पार्टनर हैं उनको बांट देना है कैपिटल में, तो रिजर्व फंड उनके रेशियो में हम बांट देंगे 4,500, 4,500 एंड 3,000। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 33, 45, 24। तो हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एसेट साइड पे। बैंक, तो बैंक में ना कोई पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस शीट में लिख देते हैं सीधा 19,800। फिर स्टॉक को हमने अंदर लिख दिया 19,800। उसके बाद डेटर्स को हमने अंदर लिख दिया, लाइव स्टॉक को हमने अंदर लिख दिया और प्लांट एंड मशीनरी को अंदर लिख दिया। ठीक है। आरडीडी 10% मेंटेन करना है, तो 1500 नेट अमाउंट बाहर लिखा और 1500 हमारा लॉस है, तो पीएनएल डेबिट साइड पे लिख दिया 1500। 300 क्रेडिटर्स राइट ऑफ करने हैं। अब यहां पे सही वर्ड है राइट बैक। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है और उनको 300 रुपए हमें कम देने हैं। ये तो हमारी इनकम हो गई भाई। लायबिलिटी को अगर कम पैसे देने हैं तो वो तो इनकम हो गई। तो इधर इनकम में पीएनएल में 300 क्रेडिट साइड पे लिखा और लायबिलिटी में 300 माइनस करके नेट अमाउंट बाहर लिख दिया। गुडविल ऑफ द फर्म, इसको बाद में लेते हैं। 4th पॉइंट, स्टॉक का वैल्यू है 18,900, तो 900 रुपए से स्टॉक कम हो रहा है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो 2,100 से कम हो रहा है। और लाइव स्टॉक 30,600, 600 से बढ़ रहा है। ये तीनों की इफेक्ट यहां पे दे देते हैं। प्लांट और स्टॉक का लॉस है और लाइव स्टॉक में प्रॉफिट है। ओके ठीक है। अभी गुडविल का एडजस्टमेंट बाकी है। उसके पहले अगर गुडविल में कभी कुछ नहीं आता है तो रिवैल्यूएशन तो क्लोज कर सकते हैं, तो वो क्लोज कर देते हैं। 3,600 को लॉस आ रहा है जो पार्टनर्स के कैपिटल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल में हम उसको डेबिट भी कर देंगे 1350, 1350 और 900। अब हमने यहाँ पे गुडविल का वर्किंग करके बताया है। तो क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 12,000, पर गुडविल किसका है बेटा, एक मिनट, गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000, पर वो 12,000 किसका है, फर्म का गुडविल है। तो पहले संजय का शेयर कितना, 2/8 हो गया, 3,000 संजय का शेयर है। संजय हमें छोड़ के जा रहा है, उसकी अभी तक की मेहनत में संजय का जो शेयर है उसका क्रेडिट संजय को मिलना चाहिए। तो गुडविल अकाउंट डेबिट किया और संजय को क्रेडिट किया 3,000। ठीक है। अब इसके जाने के वजह से फायदा किसको होने वाला है,
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी कि अजय और विजय को फायदा होने वाला है, तो वो इसका डेबिट बेयर करेंगे। तो गुडविल जब हम राइट ऑफ करने को बोला है क्वेश्चन में, तो हम अजय और विजय को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वही गेन रेशियो होगा, विच इज 3:3 यानी कि इक्वल। तो 1500 उनको डेबिट होगा और गुडविल 3000 क्रेडिट होगा। तो इसका नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होगा और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में 1500 हम डेबिट करेंगे और जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर है उसमें 3000 हम क्रेडिट करेंगे। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है संजय का कैपिटल क्लोज करते हैं, उसका जो बैलेंस है उसको संजय के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं 29,100। और हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है अजय और विजय, उनका बैलेंस निकालते हैं और वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल में लिख लेते हैं कैपिटल। तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो टिक हो गए हैं और बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 था एक एडमिशन का और दूसरा क्वेश्चन था रिटायरमेंट का। आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन हो आपका लेजर अकाउंट वाला। अगर जर्नल वाला क्वेश्चन है तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है बेटा। ओके, चलिए। आशा, उषा एंड निशा आर पार्टनर, 3:2:1 का उनका रेशियो है और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक और बैंक, बहुत सारे एसेट है। They decided to dissolve. Asha agreed to take over building. Usha took over goodwill, stock and debtor and agreed to pay creditors and bills payable. Car and machinery realized this much. Investment taken over by Nisha. Realization expense 6,800. तो एक जर्नल एंट्री जरा आपको समझा देते हैं। अगर हम कोई एसेट बेचते हैं और पैसे मिलता है, ये डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये कब करते हैं बेटा? अगर कोई एसेट बेचते हैं और पैसे आते हैं तो कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। कैश या बैंक एक ही बात है बेटा, तो बैंक लिख देता हूं बस। चलिए, अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है कैश बैंक की जगह पे। तो एसेट बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं तो कैश बैंक, पैसे नहीं आ रहे हैं, पार्टनर लेकर जा रहा है तो कैपिटल। इसका उल्टा, अगर हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो एंट्री होता है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अगर कोई पार्टनर कहता है कि आप चिंता मत करो, आपकी लायबिलिटी मैं पे कर दूं, अगर ऐसा कोई कहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट फ्यूचर में उसको तो देना पड़ेगा हमें। फर्म विल हैव टू पे टू द पार्टनर। तो जो पार्टनर ने पे किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें। ठीक है, तो ये दो एंट्री पे ही पूरा क्वेश्चन निर्भर है। आइए सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करोगे? पहले स्टेप में बैलेंस शीट से हम या तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे या कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे या बैंक अकाउंट में लिखेंगे। तो पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तीनों के फिगर्स। अब आ जाते हैं एसेट पे। बैंक को छोड़कर बाकी सारी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिख देंगे। बैंक को छोड़ के सारी एसेट 1 बाय 1 लिखेंगे और टोटल बाहर कर देंगे। ओके, और बैंक का लेजर अकाउंट हमने ओपन किया है, उसका बैलेंस यहां पे लिख देंगे। ओके, अब फर्स्ट आशा टुक ओवर बिल्डिंग, तो आपको क्या समझाया? बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिखना है, आशा को डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। तो रियलाइजेशन में आशा कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और आशा के कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, उषा गुडविल, स्टॉक और डेटर्स तीन चीज लेके गई है बुक वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू पे लेकर गई है। कौन लेकर गई है? उषा। तो उषा के कैपिटल को हमने डेबिट किया
और गुडविल का वैल्यू है 45,600, स्टॉक का वैल्यू है 45 और डेटर की वैल्यू है 3600। तो कैपिटल टू रियलाइजेशन ये टोटल आ गया, और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सीधा टोटल अमाउंट लिख देंगे उषा के कॉलम में 121,200। फिर उषा अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो एंट्री आपको समझाया है, रियलाइजेशन डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उषा का कैपिटल क्रेडिट हुआ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल से, टोटल अमाउंट उषा के कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे 50,400। नेक्स्ट, कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड दिस मच एंड दिस मच, तो अभी तो पैसे आए तो कैश बैंक डेबिट होगा आपका, कैश बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक टू रियलाइजेशन इधर बैंक में डेबिट साइड पे आ गया। इन्वेस्टमेंट निशा लेकर गई है एट अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440, तो निशा टू रियलाइजेशन, तो निशा इधर रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गई और निशा के अकाउंट में ये डेबिट हो गया 55,440। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 6,800, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 6,800 और कैश बैंक में क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करना है, अब सर रियलाइजेशन क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 50,000, ये जो लास्ट एंट्री किया ना उसके बाद 3-4 रो छोड़ देना है, फिर टोटल जो लास्ट रो बचेगा उसमें आपको करना है क्रेडिट साइड और फिर उसका रेशियो डालना है, रेशियो से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। अभी पार्टनर्स कैपिटल को हम क्लोज करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ये रहा बैंक अकाउंट और इसी के बाद हमारा कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। अगेन वेरी सिंपल सम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4। ये 3 का सेकेंड पार्ट है, 3 का और। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। पहले मैं सीधा लास्ट लाइन पढ़ता हूं। गिव जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ सोनाली एंड प्रिपेयर रूपालीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनाली। वेरी गुड, तो दोनों चीज सोनाली के बुक्स में करना है और सोनाली ड्रॉज अ बिल, यानी कि सोनाली जो है वो ड्रॉअर है। ओके, सोनाली ड्रॉज अ बिल ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर 3 मंथ्स। तो ये बात समझाने के लिए, इसमें जनरली ना लेजर अकाउंट में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। तो ये बात समझाने के लिए मैं ऐसे कहता हूं कि पिक्चर चालू हो गया और हम 5 मिनट के बाद पहुंचे हैं। सर ये क्या पका रहे हो? तो मैं बोलता हूं सुन, सोनाली ड्रॉज अ बिल। क्यों ड्रॉ किया भाई? तो इसके पहले का एक ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं बताया है। क्या? कि सोनाली ने रूपाली को गुड्स बेचे, वो बताया नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब आप रूपाली का लेजर अकाउंट बनाते हो तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। आई विल रिपीट, जब आप रूपाली का लेजर अकाउंट बनाते हो तो उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सेल किया था तो पैसे लेने बाकी हैं, अभी आगे की जो कहानी है वो शुरू हो रही है। ठीक है, तो लेजर अकाउंट में मिस्टेक नहीं करना। आगे, रूपाली एक्सेप्ट्स द बिल, सोनाली सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन। Before due date, Rupali finds herself unable and requests Sonali to renew the bill. Sonali agrees on the proposal that Rupali should pay 20,000 in cash along with interest of 1,000 and accept a new bill for the balance. Rupali retired the bill by paying 27,000. Give journal entries. ठीक है, तो काफी सिंपल है, देख लेते हैं। तो पहला एंट्री, बिल रिसीवेबल टू रूपाली, 50,000 का बिल हमें मिल रहा है तो बिल रिसीवेबल डेबिट किया और रूपाली को क्रेडिट किया। ये बिल हमने बैंक को भेजा है, हमें ना टेंशन नहीं चाहिए, बहुत बिजी हैं हम लोग। तो हमने बैंक को बोला भाई जब भी ये बिल ड्यू हो जाएगा तो रूपाली के पास जाके पैसे ले लीजिएगा और हमारे बैंक में जमा कर दीजिएगा। तो बैंक हमारी एजेंट है, दे विल डू दिस वर्क फॉर सम सर्विस चार्ज। पर हुआ क्या, तो सॉरी, तो पहले बिल भेजने का एंट्री करेंगे। तो ये जो बिल रिसीवेबल था वो हमने बैंक को दे दिया और BSFC यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये एक नया अकाउंट बनेगा
जिससे पता चले कि हमारे कितने बिल बैंक के पास हैं। तो इसको शॉर्ट में हम BSFC बोलते हैं, पर आपको एग्जाम में फुल लिखना है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया और BR को क्रेडिट किया, ठीक है। अब ड्यू डेट पे रूपाली कह रही है पैसे नहीं है भाई, तो BSFC जो अभी अभी डेबिट किया था उसको क्रेडिट करेंगे, उसका अभी कोई वैल्यू नहीं रहा, और रूपाली से पैसे लेने बाकी हैं, इसीलिए रूपाली को डेबिट करेंगे। तो रूपाली डेबिट और BSFC क्रेडिट 50,000, ठीक है। अब जो नई डील हो रही है उसमें हम रूपाली को 1,000 ब्याज चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और वो पैसे रूपाली से हमें लेने हैं, इसलिए रूपाली को डेबिट करेंगे। तो रूपाली टू इंटरेस्ट, टोटल हमें 51,000 लेने हैं। फिलहाल वो 20,000 प्लस 1,000 यानी कि 21,000 हमें दे रही है, और एक नया बिल बन रहा है 30,000 रुपए का। तो कैश बैंक डेबिट 21, बिल रिसीवेबल डेबिट 30, और क्रेडिट हो गया रूपाली 51,000। तो हमारे पास बिल आया 30,000 का। रूपाली को पता नहीं कहां से लॉटरी लग गई, इस बार वो कह रही है जल्दी आ गई हमारे पास, और 30,000 का बिल रिटायर किया 27,000 में, और हम मान गए, यानी कि हमने इनडायरेक्टली उसे 3,000 का डिस्काउंट दिया। तो कैश बैंक डेबिट हुआ, इसको डिस्काउंट ना लिखते हुए रिबेट लिखते हैं, तो रिबेट अकाउंट डेबिट हुआ और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा भूल गए ए बाबू, लेजर अकाउंट भूल गए। तो जैसे पहले बताया था, रूपाली का लेजर अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये गलती नहीं करना। फिर इसके बाद हम जर्नल एंट्री में जाते हैं, जहां जहां रूपाली है, तो रूपाली पहली एंट्री में है, क्रेडिट साइड पे है, तो बाय बिल रिसीवेबल हमने लिख दिया 50,000, ठीक है। उसके बाद रूपाली है तीसरी एंट्री में, रूपाली टू BSFC 50,000, तो रूपाली के डेबिट साइड पे लिख दिया BSFC। उसके बाद रूपाली टू इंटरेस्ट 1,000, ये एंट्री मैंने मिस कर दिया है, हाँ देखो गलती हुआ है, तो रूपाली टू इंटरेस्ट आ जाएगा इधर बेटा, टू इंटरेस्ट 1,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा हमें रूपाली से 21,000 कैश मिल रहा है और 30,000 का बिल मिल रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा रूपाली, ये 21,000 आएगा बेटा, कैश आएगा 21 और बिल रिसीवेबल आएगा 30,000। तो अभी आप देखो इसके अलावा रूपाली में कोई और एंट्री नहीं है, तो अभी आप देखो तो टोटलिंग हो गया 1,01,000। इससे आपका रूपाली का अकाउंट टैली हो जाएगा। अगर हम ये बैलेंस लिखना भूल जाते हैं तो होगा क्या, एंड में इधर बैलेंस दिखेगा 50,000, जो कि गलत होगा, क्योंकि अभी रूपाली से कुछ लेना या देना बाकी ही नहीं है ना, सब हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया, ठीक है। तो बी केयरफुल विद व्हाट आई सेड। चलिए अभी करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4, नीचे होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ शेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अजीता लिमिटेड issued 2 lakh shares of 10 each at a premium of 2, 3 on application, 5 on allotment, including 2 रुपया premium, 3 rupees on first and final को। Application were received for 2,40,000। हमें बेचने थे 2 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आए 2,40,000 के, बहुत अच्छी बात है। एंड वी मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो जिसको जितने शेयर चाहिए थे उतने नहीं मिलेंगे, थोड़े से कम मिलेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। प्रेरणा हु वाज अलॉटेड 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो प्रेरणा का है कि भाई पैसे ही नहीं है उसके पास। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजीता लिमिटेड। चलिए तो ये सम करने के लिए ना मैं पहले क्या करता हूं, एक छोटा सा वर्किंग बनाता हूं, ये रहा, और ये वर्किंग मुझे बहुत काम आता है, उसके बाद क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है।
तो अप्लाई किए हैं 2,40,000 और हमें अलॉट करने हैं 2 लाख। जो सॉरी, एप्लीकेशन का 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 रुपए है और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 रुपया फेस वैल्यू का और 2 रुपया प्रीमियम का। तो 3 + 2 ऐसे लिखते हैं और फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज। और इसके बाजू में मैं वो लिखना भूल गया हूं, 400 शेयर जो प्रेरणा के पास है, उसने एप्लीकेशन के पैसे भरे हैं, अलॉटमेंट के पैसे भरे हैं और फर्स्ट कॉल के पैसे उसने नहीं भरे हैं, और उसके बाद हम उसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा भरा हुआ है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है, और प्रेरणा के पास 400 शेयर्स हैं, है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 400 शेयर्स, वेरी गुड। तो अब एंट्री करते हैं। पहला एंट्री पैसे मिलने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। 2,40,000 एप्लीकेशन आए हैं, 3 रुपीज पर शेयर, यानी बैंक डेबिट होगा 720 से, बैंक डेबिट होगा 720 से और एप्लीकेशन क्रेडिट होगा 720 से। अकॉर्डिंग टू सेबी हमें जितने शेयर इशू करने थे उतने ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 लाख शेयर ही हमें इशू करने थे। एप्लीकेशन आया है 2,40,000 का, तो हम सिर्फ 2 लाख शेयर उन्हें अलॉट करेंगे। तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख रुपए। तो एप्लीकेशन को हमने डेबिट कर दिया पूरे 720 से, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 2 लाख इंटू 3 रुपीज से, दैट इज 6 लाख। अब जो ऊपर के 1,20,000 बचे हैं वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। हम हमारे शेयर होल्डर को ये पैसा अभी वापस नहीं करेंगे, हम उनको कहेंगे सर आपसे अभी और पैसे तो लेने बाकी है, तो ये 1,20,000 हम उसके साथ खांसी आई जाती है, कितना भी रोकने की कोशिश करें, है ना। काफी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि अभी एग्जाम है तो फोर्सफुली कर ही रहा हूं रिकॉर्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो 1,20,000 जो एक्सेस आ गया है उसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाले, तो इसीलिए अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से। अब देखो पहले दो एंट्री में पहले बैंक का एंट्री करते हैं, बैंक टू एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री में पहले बैंक की एंट्री नहीं होती है, पहले अलॉटमेंट की एंट्री होती है, यानी कि हमें पैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो हम एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के टोटल कितने पैसे हैं, टोटल 5 रुपए हैं, तो 2 लाख इंटू 5 यानी अलॉटमेंट का पैसा है 10 लाख रुपया। इसको हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, उसमें 2 लाख इंटू 3 करेंगे यानी कि 6 लाख, और प्रीमियम के जो पैसे हैं 2 रुपए उसे हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख रुपए। बच्चों इधर है ना, जो पैसे एडवांस में आ गए हैं उसके साथ आप कुछ कनेक्ट मत करिएगा। यहां पे कितने पैसे अलॉटमेंट के हैं, 5 रुपए हैं, 2 लाख शेयर इंटू 5 यानी 10 लाख रुपए। अब नेक्स्ट स्टेप है पैसे कितने आ रहे हैं। तो पहला सवाल, इज एवरीबडी पेइंग अलॉटमेंट मनी? तो आंसर है हाँ, एवरीबडी इज पेइंग अलॉटमेंट मनी। तो हमें वैसे तो पूरे 10 लाख मिलेंगे, पर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं एडवांस में, तो 10 लाख माइनस 1,20,000 यानी हमें नेट 8,80,000 अभी मिलेगा। दैट इज बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मांग रहे हैं 2 लाख शेयर पे 4 रुपया पर शेयर, तो 8 लाख इज व्हाट वी आर आस्किंग। अब ये जब पैसे आ रहे हैं, इज एवरीबडी पेइंग? नो, एवरीबडी इज नॉट पेइंग। तो बैंक को डेबिट किया, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पूरा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो 8 लाख क्रेडिट किया, 400 इंटू 4 यानी कि 600 रुपीज हमें नहीं मिल रहे हैं। 8 लाख माइनस 600 दैट इज 7,98,400 इज व्हाट आई एम गेटिंग, जो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। ये प्रेरणा के शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं,
उसको 2-3 लेटर लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, फिर भी वो नहीं पे कर रही है, तो अभी उसका शेयर हम कैंसिल करना है। शेयर जब हम इशू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब हम शेयर फोरफिट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 400 इंटू 10 यानी कि 4000 से। जब प्रीमियम वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक सवाल और पूछना होता है, हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं, आंसर है हाँ। क्या प्रीमियम का पैसा मिल गया है? आंसर है हाँ, प्रीमियम का तो पैसा मिल गया है ना, प्रीमियम अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिल गए। जो पैसे नहीं मिले वो तो फर्स्ट कॉल के हैं। तो क्या प्रीमियम के पैसे मिल गए? आंसर है हाँ। तो फोरफिट करने के टाइम प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे। अगर प्रीमियम के पैसे नहीं मिले होते तब हम उसको डेबिट करते। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट किया। फिर कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर 1600 है और जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर में। ठीक है, तो पहले कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट कर देंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो शेयर फोरफीचर में चला जाएगा, जो कि हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। ये डेथ का क्वेश्चन है। अनिल, सुनील एंड मोहित आर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के प्रपोर्शन में वो शेयर कर रहे हैं। कैपिटल है 60 40 20, तो 20,000 कॉमन डिविजिबल है, तो हम अगर कैप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें तो 3:2:1 आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रिजर्व फंड है, लैंड है, लॉरी है, डेटर लेस आरडीडी, फर्नीचर और बैंक। रोहन डाइड ऑन 1 अगस्त, 31 मार्च का ये बैलेंस शीट दिया है और रोहन का डेथ हुआ 1 अगस्त को। अब जैसे ही पढ़ते हो ना क्वेश्चन में, इसको अंडरलाइन कर लो और फिर ये कैलकुलेट करो कि रोहन इस साल डेथ के पहले हमारे साथ कितने महीने के लिए था। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 मंथ्स के लिए रोहन हमारा पार्टनर था और फिर यमराज जी ने उसको बुला लिया। तो 4 महीने का सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस पे उसका अधिकार है। ठीक है, तो तुरंत ही अंडरलाइन करके 4 महीने गिनना है। 4 महीने कैसे गिनने हैं? अप्रैल, मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगस्त नहीं गिनना है क्योंकि 1 अगस्त को उसका देहांत हो गया। आपको ब्रिलियंट बात बता दूं, हमारे बोर्ड के पेपर थोड़े इजी होते हैं इसीलिए क्योंकि इनका जो डेथ होता है ना वो हमेशा 1st डे ऑफ द मंथ होता है। अगर बीच में मान लो 7 अगस्त को एक्सपायर हो गया ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो अच्छा है कि डेथ हमेशा यमराज जी जो है वो 1st को फ्री होते हैं, तो यमराज जी 1st को आ जाते हैं। एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया गया है। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि आरडीडी की आवश्यकता नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मोहित शेयर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पूछा क्या है? मोहित्स कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर, गिव वर्किंग फॉर गुडविल एंड प्रॉफिट। तो इसके लिए ना मैंने एक शॉर्टकट आपके लिए बनाया है, आई होप इधर होगा। यस, तो पहले ये शॉर्टकट की बात करते हैं। तो ये शॉर्टकट है CIDR-GPS। ये शॉर्टकट की जरूरत क्या है? CIDR-GPS याद रखना है, ठीक है। C 2 बार है, I 2 बार है, D 1 बार है, R 1 बार है, G 2 बार है और P और S। तो CID अभी तो बंद हो गया, RGPS, C 2 बार, I 2 बार, उसके बाद G 2 बार। इसको ना लास्ट पेज पे लिख देना है आपको, और इसके सामने C फॉर व्हाट कैपिटल, C फॉर व्हाट कमीशन, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये मैंने इसलिए शॉर्टकट बनाया बच्चों आपके लिए, क्योंकि ना डेथ वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, जैसे इसमें नहीं पूछा है। तो बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं तो टैली नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है कि हमारा जो बैलेंस आया, जैसे ये बैलेंस आया, तो ये सही है या गलत कैसे पता चलेगा। तो वी वांट टू बी श्योर दैट हमने कुछ भी मिस नहीं किया है।
तो ये इतने पॉइंट्स है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो एक एक 1 by 1 पॉइंट लेते जाएंगे और उसका इफेक्ट देते जाएंगे, तो मिस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो CIDR GPS, C स्क्वायर, I स्क्वायर और G स्क्वायर, इतना याद रखना है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन आप आपके सामने ले लीजिए, मैंने प्रिंट आउट लेकर रखा है और मैं वहां से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो पहले आते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं मोहित का 20,000 रुपीज, तो ये सी हो गया हमारा। कमीशन, कमीशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हो गया। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं है। आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी नहीं है। डी ड्राइंग्स, वो भी नहीं है। रिवैल्यूएशन, तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, पर हमें बनाना पड़ेगा, तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे बनाया है। लॉरी 80 है और 88 हो गया है, तो 8,000 से लॉरी रिवैल्यू हुआ, प्रॉफिट है। फिर सॉरी, लैंड 80 था और 88 हो गया। हाँ, लॉरी 40 का था और 36 का हो गया है, तो 4,000 का लॉस हो गया। फिर फर्नीचर 36 का था, 34 हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी RDD की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉफिट हो गया 4,000 का। और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो टोटल 12 माइनस 6, 6,000 का प्रॉफिट है, जो तीनों में हम बांट देंगे 3, 2, 1। हमें मतलब है मोहित भाई साहब से, मोहित लास्ट वाले भाई साहब हैं, तो 1,000 का प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। ये रहा 1,000 का प्रॉफिट, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब आते हैं गुडविल पे। तो गुडविल के लिए क्या बोला गया है? गुडविल 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो इधर हमने वर्किंग किया है बेटा, ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो ये 4 साल का टोटल लिया हमने, ये 4 साल का, और फिर उसे डिवाइड बाय 4 किया, तो आया 18,000। 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मिला गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, इसमें से मोहित का शेयर निकालना है। मोहित का शेयर है 1/6, 3:2:1 है ना, शायद मैंने लिखा था, आई डोंट नो, क्वेश्चन में लिखा था शायद, हाँ 3:2:1। तो 1/6 हमारे मोहित का शेयर है, तो गुडविल आएगा 6,000 रुपीज। बच्चे इधर भी एक बहुत गंभीर भूल करते हैं, देखो गुडविल का ना मंथ से कोई कनेक्शन नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं, ये जो 6,000 आया ना, उसको इंटू 4/12 करते हैं। 4/12 इसलिए क्योंकि वो 4 महीने हमारे साथ था ना, अगस्त में डेथ हो गया, तो गुडविल एज ऑन डेट होता है। जिस दिन डेथ हुआ उस दिन हमने गुडविल वैल्यू किया है। वो कोई महीने का 6,000 तो 3 महीने का, सॉरी पूरे साल का 6,000 तो 3 महीने का कितना, ऐसा नहीं होता है। तो ये कार्यक्रम नहीं करना है, सिर्फ 6,000 जो है वो हमारे मोहित का शेयर है, जो मोहित के कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे गुडविल। ये आ गया गुडविल, तो गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आते हैं जनरल रिजर्व पे। तो रिजर्व फंड दिया गया 36,000, उसका 1/6 हो जाएगा, वो भी इधर क्रेडिट हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, तो मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल के लिए पिछले 4 साल का एवरेज लेना था, और ये शेयर के लिए पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल का एवरेज लिया हमने, तो 60/3 यानी 20,000 आ रहा है। अब इधर महीने की जरूरत है बेटा, तो 20,000 जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है, तो 20,000 इंटू 4/12 किया, तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा 4 महीने का। 4 महीने का प्रॉफिट पूरे फर्म का मिलेगा। इसमें से मोहित का हिस्सा कितना, 1/6 है, तो हमें मोहित का हिस्सा मिलेगा, जो कि होगा 1111। ये रहा 1111, तो ये P&L सस्पेंस में हम क्रेडिट करेंगे, तो ये भी हो गया। सैलरी मोहित को नहीं दिया जा रहा है, तो ये काम भी हो गया। तो अभी ये जो बैलेंस अमाउंट है वो हम मोहित एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो CIDR GPS है ना, मेरा ऐसा मानना है कि उसके वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सारी चीजें कर ली है। और डेथ का सम बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। तो डोंट लीव इट इन ऑप्शन, यू हैव टाइम टू स्टडी, प्रिपेयर करके दो, ठीक है। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था जो कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन था।
आई वुड एडवाइज डेथ का क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं कैलकुलेशन में तो ये भी आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब करंट ईयर के फिगर्स में से लास्ट ईयर के फिगर हम माइनस करें। तो जो डेटा दिया है उसको पहले हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्टिकल बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल दोनों साल का लिखेंगे हम, उसमें रिजर्व्स ऐड करेंगे। तो ये जो आया उसे ओनर्स इक्विटी बोला जाता है। बोरोड फंड ये क्वेश्चन में नहीं है तो बोरोड फंड लिख के हम डैश डैश कर देंगे और ये हो गया टोटल फंड्स अवेलेबल। इतना पैसा कंपनी के पास है। ये पैसा कंपनी ने कहां इन्वेस्ट किया है, अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो फिक्स्ड एसेट में लगाए हैं पैसे। फिर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे पर डैश करेंगे, कुछ इन्फो नहीं है। और वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल 30,000। और फिक्स्ड एसेट 2,80,000 प्लस वर्किंग कैपिटल 30, ये हो गया टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। तो ये आपका 3,10,000 ये और ये 3,10,000 टैली हो गया। वैसे ही ये 470 और ये 470 टैली हो गया। तो ये पहला पार्ट है जहां पे हमने बनाया वर्टिकल बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव में हमें करंट ईयर में से लास्ट ईयर माइनस करना। सो 3,70,000 माइनस 250, ये आ गया 120। 1,00,000 माइनस 60 आ गया 40 एंड सो ऑन। सारे फिगर हमें माइनस करना है। इधर देखो 1,20,000 माइनस 130 है तो नेगेटिव 10,000 है। इधर 90,000 माइनस है, माइनस 1,00,000 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 10,000 हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 160 टैली हो गया। और अभी आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज का मतलब जो 1,20,000 है जो चेंज है उसको डिवाइड करोगे आप बेस फिगर यानी 2019 का जो फिगर है तो 2,50,000 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 25 4 100 होता है, 12 4 48 तो 48% हो गया। ठीक है, ये जीरो सारे कैंसिल हो गए। 25 4 और 12 4 48। तो मैं बाकी सारे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको परसेंटेज के कैलकुलेशन करने हैं। चेंज अपॉन बेस फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरा एडवाइस रहेगा अगर आप कैलकुलेशन में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह डिसोल्यूशन करिए आप। ओके, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन है एनपीओ से, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें दिया गया है और ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें चेक करना है बेटा कि कैपिटल फंड दिया है कि नहीं, है ना। एक सेकेंड ना, यस इधर आ गया। तो हमें चेक करना है कैपिटल फंड दिया है या नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जनरली वो दे देते हैं, अभी तक आई थिंक एक साल में नहीं दिया था सिर्फ। तो कैपिटल फंड 3,05,500 दिया है तो हमारा मेहनत जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट आया है, डोनेशन आया है, ट्यूशन फी, एडमिशन फी, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल और लेगेसीज। पेमेंट में सैलरी, प्रिंटिंग, बुक्स एसेट होता है बेटा, फर्नीचर, ड्रामा एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000, 60% of donation are for building fund and balance is treated as revenue income. Capital fund, building fund, फर्नीचर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, यह ना हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करे। बुक्स भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया है, वापस हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो अभी
आप क्वेश्चन ले लीजिएगा आपके सामने, मैं सोल्यूशन पे चला जाता हूं। ये आ गया। तो हम पहले जाते हैं रिसिप्ट्स पे। तो रिसिप्ट में जो भी फिगर है या तो वो इनकम में जाएगा या वो लायबिलिटी में जाएगा। रिसिप्ट में जो भी है वो या तो इनकम में या लायबिलिटी। तो रिसिप्ट साइड पे जो पहला ओपनिंग फिगर है वो कहीं नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट से टिक हो जाएगा। तो वो 6000 और 1 लाख को हम इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट 30,000 ये इनकम है हमारा, रेवेन्यू इनकम है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको क्रेडिट करेंगे। फिर डोनेशन 3.5 लाख, ऐसा बोला गया है कि 60% आप बिल्डिंग फंड में ऐड करिए, तो 3.5 लाख का 60% होता है 2,10,000। ठीक है। एक चीज मैं भूल गया, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना पहले वो लिख लेते हैं। तो कैपिटल फंड 3,05,500 इनर कॉलम में लिख दिया, बिल्डिंग फंड 4,13,000 इनर कॉलम में लिख दिया, फर्नीचर 163 इनर कॉलम में लिखा, फिर बुक्स 4,50,000 इनर कॉलम में लिखा। ओके। और जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक के 31 और 1,61,500 ये हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने लिख दिया। ओके। अब आते हैं वापस एडजस्टमेंट्स पे। तो ट्यूशन डोनेशन का जो 2 पार्ट करना है वो इधर कर दिया, 60% इधर आ गया और 40% यहां पे आ गया 1,40,000 इनकम में, रेवेन्यू इनकम यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। आगे एडमिशन फी 32,500 ये इनकम में लिखेंगे। फिर ड्रामा रिसिप्ट 50,000 ये इनकम में लिखेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद रेंट फ्रॉम हॉल 3,000 ये इनकम है, यहां पे लिख दिएंगे। फिर ट्यूशन फीस मैंने मिस कर दिया 9,50,000 ये भी इनकम में लिखेंगे। लेगसीज क्वेश्चन में लिखा है वो कैपिटल है, तो कैपिटल फंड में ऐड होगा 30,000। ये रिसिप्ट साइड हो गया। अब आता है पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे पहला है सैलरी। सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट है, तो एक्सपेंस में लिखा 11,77,500। प्रिंटिंग का एक्सपेंस है 13,500। उसके बाद बुक्स का खर्चा है, बुक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट में हम 44 ऐड कर देंगे। तो ये यहां पे हो गया। अभी पेमेंट नेक्स्ट पेज पे है। फर्नीचर भी एसेट है 39,000, तो हमने बैलेंस शीट में इसको ऐड किया। ड्रामा एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। आइडियली जो हमने प्रेजेंट किया है वो बेस्ट तरीका है कि ड्रामा में हमें 50,000 मिले और 45 का एक्सपेंस हुआ, तो नेक्स्ट ये जो ड्रामा का फंक्शन था उसमें हमें 5,000 हमारे पास बच गए। अगर आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करते हो और क्रेडिट साइड पे पूरा 50 लिखते हो, डेबिट साइड पे पूरा 45 लिखते हो, तो भी आपका जो फाइनल डेफिसिट या सरप्लस आएगा वो तो राइट ही आएगा, तो चिंता मत करो। पर हाँ, टोटल जो नीचे का आएगा वो अलग आएगा। तो टोटल हमें नहीं देखना है, बैलेंस देखना है। तो वैसे भी लिख सकते हो, हमने जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, दोनों रास्ते सही हैं। ओके। आगे पोस्टेज ये एक्सपेंस है, टेलीफोन ये भी एक्सपेंस है, मैगजीन वो भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी वो भी एक्सपेंस है, ऊपर लिख दिया है। फिर कैश एंड बैंक वो हम पहले ही लिख चुके हैं। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 35, तो वो इधर ऐड कर देंगे, टोटल लिखा, और लायबिलिटीज में लिख देंगे 35। डोनेशन का काम हो गया है कैपिटल। अभी फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 150, तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग इधर फर्नीचर लिख लेते हैं 150, तब ये पता चलता है कि ये जो 52,000 है वो बैलेंसिंग फिगर है, एंड दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। तो 52 का सेकेंड इफेक्ट हम नहीं भूलते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। उसके बाद बुक्स का भी बैलेंस बताया गया है, क्लोजिंग बैलेंस बोला है 4,440, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है 50,000 वो क्या दर्शाता है बेटा, वो डेप्रिसिएशन दिखाता है। तो उधर 50,000 लिखा और उसका सेकेंड इफेक्ट हमने लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके। तो प्रीटी सिंपल, बिल्डिंग फंड का टोटल बाहर लिख दिया हमने। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करेंगे तो ये डेफिसिट आ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है 2,07,000 का, जो हम कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, ये टोटल बाहर आ गया। एंड यू सी सारे येलो जो है वो हाईलाइट हो गए, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गई। ओके। बहुत ही खुश होंगे आप जब बैलेंस शीट टैली होगी एग्जाम में। क्वेश्चन 7 ये है फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए,
आशा एंड निशा आर पार्टनर इन इक्वल रेशियो, ट्रायल बैलेंस दिया है, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स लिखा है, तो इसको है ना डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट बोले हम या प्रीपेड एडवर्टाइज बोले, एक ही बात है। मतलब 4000 जो हमने दिया है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस साल का 2000 है, तो पीएनएल डेबिट में 2000 जाएगा और 2000 एडवांस में चला जाएगा। ठीक है। सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस करेंगे। मोटर वैन एसेट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, डेटर एसेट, कोल गैस एंड फ्यूल, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं बेटा। कोल गैस एंड फ्यूल इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कैपिटल लायबिलिटी, बैंक ओडी लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है, ओपनिंग आरडीडी है, इसको पीएनएल में से लेस करते हैं, और परचेज रिटर्न परचेज से लेस करते हैं। स्टॉक स्टॉक 88,000 कॉस्ट प्राइस है और 90,000 मार्केट प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्डिंग करना होता है, तो कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। आशा एंड निशा विड्रू गुड्स, तो ये होता है ड्राइंग्स, कैपिटल से हम लेस करेंगे और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन देखो कैसे ऑड फिगर दिया, 7% डेप्रिसिएशन, एक तो कैलसी अलाउड नहीं है, ऊपर से ऐसा फिगर दे रहे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बेटा। तो पीएनएल डेबिट करते हैं और एसेट से माइनस करते हैं। आरडीडी 5% पीएनएल में डेबिट करते हैं, एसेट से माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। परचेजेस ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया 48,000, सैलरी पीएनएल में डेबिट कर दिया 7.5, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट 2,800, एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में लिखा 4000 और ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको बता दिया है, तो ये 2000 इधर माइनस करके बाहर लिखा और 2000 एसेट साइड पे लिखा हमने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस करोगे, मोटर वैन एसेट में लिखोगे 63, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में लिखोगे 94,500, डेटर 62,800 एसेट में लिखोगे, कोल एंड गैस ट्रेडिंग डेबिट में लिखोगे 1,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 17,600 एसेट में लिखोगे। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो, मैं नहीं बनाता हूं, इधर ही लिखता हूं, पर जब आप एक का कैपिटल अकाउंट लिखोगे कम से कम 4 रो छोड़ के फिर दूसरे पार्टनर का लिखना, ताकि सारे एडजस्टमेंट आप लिख सको। तो कैपिटल बैंक ओडी लायबिलिटी में लिखेंगे, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख दिया 1,48,000, -8 करके नेट अब भी लिख दो बेटा बाहर 1,40,000। फिर आरडीडी हो गया 1200 रुपए, ये पीएनएल में लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी। परचेज रिटर्न परचेज से लेस करेंगे, टोटल बाहर कर देंगे। एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट। आशा ये 3,000 और 2,000 ड्राइंग्स है, तो ट्रेडिंग क्रेडिट आता है 3 और 2 5 और कैपिटल से लेस होता है बेटा, तो 3 और 2 5। वैन और प्लांट का डेप्रिसिएशन करना है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाता हूं, आपको ध्यान से करना है। 3150 ये नेट बाहर लिखा, 1232 नेट बाहर लिखा, और इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे हम पीएनएल में डेबिट करेंगे, तो ये 1232 3150 पीएनएल में डेबिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आरडीडी क्रिएट करना है, तो आरडीडी भी हम डेटर से लेस करते हैं 5%, नेट अमाउंट यहां पे लिखा, और न्यू आरडीडी पीएनएल में डेबिट करते हैं, नेट अमाउंट बाहर लिख दिया। अब बच जाता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड कर दिया, टोटल बाहर लिखा, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, जीपी आएगा 91,900, क्रेडिट में लिखा, ये माइनस किया, नेट प्रॉफिट आया और इसको आधा आधा बांट दिया, तो ये हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
कैपिटल का फिगर बाहर लिख दिया एंड दैट्स इट, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। कैलकुलेशन पार्ट मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑड फिगर्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल। चेक ट्वाइस देन एंड देन, और उसके बाद आगे बढ़िए, एंड में वापस चेक करने के लिए मत जाइए। ओके, तो ये था हमारा मार्च 22 का पेपर सोल्यूशन। आई होप ये जो सीरीज हमने बनाया आपके लिए काम आ रहा है, आप इसको यूज कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत सब्सक्राइब करिए। हम रेगुलरली FYJC से लेके CA तक का कंटेंट इस चैनल पे डालते हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहां तक आप पहुंचे हैं तो जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो को थम्स अप दे दीजिए ताकि YouTube बाबा जो है वो हैप्पी हो जाए कि सपन सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।